नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चल रही होंगी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज, जिसमें हम लेक्चर 1, 2, 3 कवर कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 के बारे में। हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हमारे 3 बड़े टॉपिक्स हैं। पहला है राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन। संशोधन कैसे होता है, संशोधन क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, अनुच्छेद 368 में क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ हम पीछे के लेक्चर्स में जान चुके हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे विवादास्पद संशोधन। ऐसे कौन से संशोधन है, ऐसे कौन से मुद्दों पे काफी विवाद छिड़ गया था, वो भी चर्चा करेंगे। और फिर नई जो धारा जोड़ी गई, नई एक हम कह सकते हैं नई ही बात भारत के संविधान में हमें 1973 में देखने को मिली केशवानंद भारती केस में, वो थी संविधान की मूल्य संरचना, उसकी चर्चा करेंगे। फिर उसका विकास किस प्रकार से हुआ वो जानेंगे। न्यायपालिका का इस मूल संरचना में क्या योगदान है, इन सब पे भी चर्चा आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन। देखिए, अब आपको टॉपिक से ही काफी कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, बहुत कुछ है ना, जब हम पेपर देने बैठते हैं ना, तो बच्चों मान करके चलिए काफी कुछ क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। जो विद्यार्थी क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाता है वो आंसर लिखने में सक्षम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हमें हेडिंग कहीं ना कहीं समझ में आ जाए तो हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं 50% तक हमारा क्लियर हो जाता है टॉपिक। तो देखिए, राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से, राजनीतिक आम सहमति का मतलब क्या है कि राजनेताओं के बीच में सहमति। ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने चाहा होगा कि संशोधन करना है तो संशोधन कर दीजिए, या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने, राजनीतिक दल ने चाहा होगा संशोधन करना है तो कर दीजिए। नहीं, ये राजनेताओं के बीच में राजनीतिक आम सहमति बनी कि हाँ भैया संशोधन होना चाहिए। तो राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से कौन कौन से संशोधन हुए, आइए देखते हैं। बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जाता है। तो बहुत से संशोधन, बहुत से अमेंडमेंट ऐसे हुए हैं जिनको क्या माना जाता है कि ये राजनीतिक दलों की आपसी सहमति से हुए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब ने मिलकर के क्या करा है, संशोधन करें। देखिए, संशोधन की 2-3 स्थितियां हैं। जैसे पहली तो हम जो बात करते हैं कि समाज में बदलाव, अगर समाज बदलाव की मांग कर रहा है तो उस समय संशोधन किए जाएंगे। और उसके साथ साथ क्या है, दूसरा अब हमें देखने को मिल रहा है राजनीतिक दलों की आपसी सहमति। जब राजनीतिक दलों की आपसी सहमति, सब चाहते हैं कि संशोधन होना चाहिए तो उस समय हो जाता है। और ये राजनीतिक दलों की आपसी सहमति क्यों है, क्योंकि समाज में बदलाव की मांग है, समाज डिमांड कर रहा है और सभी पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं मुद्दों को सपोर्ट करती है जो कि जनता चाहती है। और जनता से ही क्या बनाया हुआ है, समाज बना हुआ है, सोसाइटी बनी हुई है। राजनीतिक दलों की आपसी सहमति से ही वह संशोधन होते हैं। इसका उदाहरण जैसे अपन अभी लास्ट लेक्चर में हमने गठबंधन सरकार के बारे में पढ़ा था। हमने 2 दौर पढ़े थे बच्चों, एक 1974 से 76 वाला था जो कि कांग्रेस सरकार का था, और फिर एक 2001 से 2003 वाला दौर हम लोगों ने पढ़ा जो कि गठबंधन सरकार का था। तो ये गठबंधन सरकार वाला जो दौर है वो राजनीतिक दलों की आपसी सहमति वाला दौर है, जिसमें कितने संशोधन हुए थे, 10 संशोधन अप्रोक्सीमेट हुए थे। एक अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए। देखो, अब एक अर्थ में हम क्या कह सकते हैं, मैंने आपको क्या कहा कि राजनीतिक दलों की इच्छा है वो भी राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षा है, समाज की इच्छाओं, दोनों को समाहित, दोनों को एक साथ में मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया। भाई राजनीतिक दल भी चाहते हैं और समाज भी चाहता है। और जनरली हम लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक दल वही कार्य आगे करते हैं जो कि समाज, सोसाइटी डिमांड कर रहा हो। तो सोसाइटी ने डिमांड करोगे नहीं अब ये बदलाव आना चाहिए, ये ऐसी चीज होनी चाहिए, और ऐसा काम करने के लिए हो सकता है कि राजनीतिक दलों को संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई हो। तो राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को, दोनों को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे मिक्स कर दिया गया और आवश्यकता महसूस हुई कि संविधान में संशोधन होना चाहिए तो संशोधन किया गया। वास्तव में 1984 के बाद किए गए अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। तो 1984 के बाद जितने भी ऑलमोस्ट संशोधन हुए वो सारे के सारे इसी में कैटेगरी में। गठबंधन सरकारों के बावजूद इतने संशोधन क्यों किए गए, ये लास्ट सवाल लास्ट लेक्चर में अपन ने पूछा था कि गठबंधन सरकारें हैं। चलिए, जब एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है तो मान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की मंशा होगी संशोधन करने की, परंतु जब गठबंधन की सरकार है जिसमें 2-3 पार्टियां मिलकर के सरकार बना रही है, फिर भी इतने संशोधन क्यों? तो आइए उसका उत्तर जानते हैं।
इनमें से कई संशोधनों के पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही है। तो व्यापक आम सहमति काम कर रही है, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन सब की सहमति है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि राजनीतिक दल क्या है, एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़ना चाहता है और सरकार बनाना चाहता है, उसको राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी व्यक्ति गठित कर सकता है, कोई भी बना सकता है। अब देखो, जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है तो जो भी व्यक्ति बना रहा है उसकी एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है, उसका एक बैकग्राउंड है, और वो चाहेगा कि अपनी विचारधारा को, अपने बैकग्राउंड को हाईएस्ट लेवल पर ले जाए, अपनी विचारधारा को पूरे देश में फैलाने की कोशिश करे। अब इसी प्रकार से अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां बन जाती है, और गठबंधन सरकार क्या होती है, 2-3 पार्टियों को मिला करके, दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के जब सरकार बनाती है उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो यहां पे मतलब हम कह सकते हैं कि 2 या 3 अलग अलग विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं वो मिलकर के सरकार बना रही है। जब एक पार्टी की सरकार रहती है, पूर्ण बहुमत के साथ रहती है, तो हम ये मान लेते हैं कि हो सकता है कि पार्टी की मंशा हो संशोधन करने की, परंतु जब गठबंधन सरकार की है इसका मतलब क्या है कि आम सहमति है इन लोगों के बीच, इन लोगों के बीच में आम सहमति है कि क्या होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। इस विचारधारा वाले लोग भी चाहते हैं संशोधन हो, इस विचारधारा वाले लोग भी चाहते हैं संशोधन हो, और इस विचारधारा वाले लोग भी चाहते हैं संशोधन हो। तो गठबंधन सरकार होने के बावजूद भी इतने संशोधन क्यों? क्योंकि उसके पीछे आम सहमति देखने को मिलती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों से एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या कहा जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या कहा गया है कि अगर जैसे मान लीजिए ये एक एक्स कैंडिडेट है, ये मान लीजिए जैसे ABC पार्टी से चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है, परंतु ABC पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाती है, और मान लीजिए JAC ये जो पार्टी है ये अपनी सरकार बना लेती है, परंतु इनके पास 2-3 कैंडिडेट की कमी रहती है। तो इस JAC पार्टी ने बोला एक्स को कि तू हमारे पास आ जा, तो इसने जीता किसकी पार्टी के नाम पर था? इनकी पार्टी के नाम पर ये इनके साथ मिल गया। तो ये क्या हो गया? दल बदल दिया। दल मतलब पार्टी, बदल मतलब चेंज कर देना। तो पार्टी को क्या कर दिया था? उसने चेंज कर दिया था। तो ये गलत माना जाता है, ये लोकतंत्र के लिए गलत था कि आप अपने बात पे नहीं खड़े हो, आप जिस पार्टी के टिकट से जीत करके आए आप उसी पार्टी को छोड़ देते हो। तो अगर ऐसा करते हो तो आप जहां सांसद बने हो आपके सांसद हट जाओगे, आप वहां से विधायक आप हट जाओगे, ऐसा प्रावधान। एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये ऐसे टॉपिक्स जिन पे एक अलग से स्पेशल डिटेल में वीडियोस बनने चाहिए, पर बेसिक जो बातें हैं जितनी अभी आपके लेक्चर में काम आएगी वो मैंने पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस करी है और अभी भी मैं करता हूं। मतलब सीधा सा ये था कि अगर आप चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा? उस पद से निष्कासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। आप सांसद हो तो सांसद हट जाओगे, विधायक हो तो विधायक हट जाओगे। तो इसको दल बदल विरोधी कानून लेकर के आया गया, जिसके तहत यह बोला गया कि अब आप अपनी पार्टी नहीं बदल पाओगे और बदलोगे तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। कौन सा संशोधन था? 52वां संशोधन था। 52वें संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून आया। इसके बाद बात हुई 91वें संशोधन की। 91वें 91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इसमें यह बात कही गई, इसमें क्या कहा गया विद्यार्थियों? इसमें कहा गया कि लोकसभा जो है, पहले मंत्रियों की संख्या फिक्स नहीं थी कि टोटल कितने मंत्री बनेंगे, टोटल कितने मंत्री बनेंगे। फिर यह बोल दिया गया कि लोकसभा का 15%, लोकसभा के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। इसलिए आज केंद्र में प्रधानमंत्री को मिलाकर के 81 ही मंत्री हो सकते हैं। अब चाहे वो कोई से बनाओ, कैबिनेट के बनाओ, राज्य मंत्री बनाओ, स्वतंत्र प्रभार वाले बनाओ, कोई से भी बनाओ, 81 से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। और बोले राज्य सरकारों में जो विधानसभा है, विधानसभा का 15%, जैसे कि मैं कहूं राजस्थान में 200 सीटें हैं तो 200 का 15% मतलब 30, मुख्यमंत्री को मिलाकर के 30 मंत्री से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये भी एक इस प्रकार से दल बदल को रोकने की कोशिश थी। 91वें संविधान संशोधन से पहले क्या होता था कि जैसे किसी को मिला रहे उसको भी बोल दिया तुझे भी मंत्री बना देंगे, उसको भी बोल दिया तुझे मंत्री बना देंगे, कितने लोगों को मंत्री बनाओगे? रोक लगाई गई। तो ये 91st अमेंडमेंट करा गया, इसके तहत रोक लगी। तो ये इसी कैटेगरी का अमेंडमेंट है जहां पर आम सहमति थी, सबकी आम सहमति से हुआ है। उसके अलावा मताधिकार की आयु को 21 से 18 कर देना। पहले 21 साल के लोग ही वोट दे पाते थे, फिर बाद में उसको 18 कर दिया गया। कौन से ईयर में ये चेंज हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें के लिए कौन सा संशोधन हुआ? 61वां संशोधन। 61वें संशोधन के तहत मताधिकार की आयु चेंज करी गई। और 73वां और 74वां संशोधन, 73वें में पंचायती राज की बात है और 74वें में शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था की बात है। यह आम सहमति से हुआ है, इसमें कोई विरोधाभास किसी पार्टी में या किसी पॉलिटिकल लीडरों में नहीं देखने को मिला, ये सब आम सहमति से हुआ है। इसके ऊपर आपने पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ लिए हैं तो ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे।
इस काल में नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए हैं। तो इस काल में देखिए नौकरियों में आरक्षण सीमा, देखिए अगर आप ने अधिकार वाला चैप्टर देखा हो और उसमें शायद लेक्चर 2 या 3 की बात है, शायद 2 या 3 है, उसमें आरक्षण पे मैंने पूरी चर्चा करी। आरक्षण क्या होता है, कौन कौन से कम्युनिटी उसको मिला हुआ है, कितना कितना % मिला हुआ है, ये सारी जो चर्चा है वो उसमें करी हुई है। तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, भाई कितनी सीमा तक आरक्षण होना चाहिए, प्रवेश संबंधी नौकरियों में किस पद पे नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए, ऐसे सभी को लेकर के संशोधन किए गए हैं। ये मैंने वोटिंग की तस्वीर आपको एक दिखाई है। सन 1992-93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कतें नहीं आई। तो 1992-93 के बाद अगर आप देखते हैं तो एक आम सहमति धीरे धीरे देश के नेताओं में और देश में पूरे माहौल ऐसा बनने लगा आम सहमति वाला, तो कुछ संशोधन करने में काफी बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। अब बात करते हैं विवादास्पद संशोधन। देखिए संशोधनों के हम भी प्रकार पढ़ रहे हैं। अब भी क्या पढ़ा, ऐसे संशोधन जो बहुत आसानी से हो गए। आसानी इन द सेंस यहाँ पे कोई संविधान का लचीलापन की बात नहीं कर रहा, आसानी यहाँ पर ये कि सबकी आम सहमति थी, सहमति से काम हो गया, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो रहा सरकार का, किसी प्रकार का संसद में नारेबाजी नहीं हो रही है, शांतिपूर्वक सभी पार्टी बोल रही है हाँ ये बदलाव तो होना ही चाहिए, समय की मांग है। जैसे कि दल बदल विरोधी कानून हो गया, 21 से 18 की आयु हो गई, 73वां संविधान संशोधन हो गया, ये सब आम सहमति से हुआ है। परंतु कुछ संशोधन ऐसे हैं जो काफी विवादास्पद है, जिनमें विवाद खड़ा हुआ है, ठीक है, कि नहीं कैसे सरकार संशोधन कर रही है, कैसे संशोधन तो होने ही नहीं चाहिए, तो कौन से आइए जानते हैं। हमारी अब तक की चर्चा से यह भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ होगा, तो ऐसी भावना आपको नहीं बनानी है, ठीक है ना, कि भैया नहीं संशोधन करने को लेकर के कभी कोई विवाद ही नहीं हुआ होगा, जब भी संशोधन की बात हुई होगी तो सभी पार्टियों ने बोला हाँ 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 कर दो, ऐसा नहीं है। बहुत सी बार संशोधनों को लेकर के काफी बहसबाजी राजनीतिक स्तर पर हमें देखने को मिलती है। सच्चाई यह है कि 70 से 80 के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीति के दायरे में भारी बहस छिड़ती है, तो काफी यहाँ पे आपको बहस देखने को मिलेगी कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संशोधन नहीं होना चाहिए था। 1971 से 76 के काल में विपक्षी दल इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। देखिए अब 1971 से 76 का दौर, इस समय में जो भी संशोधन हुए उन संशोधनों को काफी मतलब संदेह की दृष्टि से, डाउट की नजर से देखा गया कि सरकार जो संशोधन कर रही है वो गलत कर रही है, सरकार अपने काम बनाने के लिए संशोधन कर रही है, बाकी उन संशोधनों की ना तो समाज को आवश्यकता है ना राजनीतिक स्तर पर आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ सरकार अपनी मंशा को पूरा करने के लिए संशोधन कर रही है, तो सरकार का विरोध उस समय हुआ है। ये 1971 से 76 वाला जो दौर है ये कांग्रेस सरकार का दौर रहा, और इस समय में आप धीरे धीरे 1974 से ही देखना शुरू कर देंगे कि धीरे धीरे थोड़ी सी जो भारत के लोकतंत्र है उस पर सवाल खड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर फाइनली 1975 में आते आते क्या हो जाता है, इमरजेंसी आपातकाल लग जाता है, आपातकाल लगा दिया जाता है। और इस आपातकाल के दौरान 1975 से लेकर के 77 तक का जो दौर रहता है, इस दौर में जमकर करके सरकार संविधान में संशोधन करती है, खूब संशोधन संविधान में करती है। 1976 का 42वां संविधान संशोधन देखे तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आपातकाल लगा दिया गया, तो और इस समय में जब हुआ तो संशोधन को काफी संदेह की दृष्टि से देखा गया। उनका मानना था कि इनका जो विपक्षी दल है, देखो सत्ता में कौन है, कांग्रेस, उसके अलावा जो भी विपक्ष में बैठे हुए सब विपक्षी दल, तो वो ये मानते थे कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल मतलब जो सत्ता पे बैठी हुई है, सत्ता पावर जिनके पास है, और पावर किसके पास है, कांग्रेस के पास है, तो जो सत्तारूढ़ दल है वह संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। तो यहां पर विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ दल पर यह आरोप लगाया कि यहां पर कोई समाज की डिमांड नहीं है कि अभी संविधान में संशोधन होना चाहिए, या राजनीतिक स्तर पर भी कोई जरूरत नहीं है संशोधनों की, ये तो सिर्फ और सिर्फ सरकार अपनी मंशा पूरी करना चाहती है और जो मूल स्वरूप है संविधान का, उस मूल स्वरूप को चेंज करना चाहती है। जो मेन जो आइडियाज संविधान में रखे गए थे, जो बेसिक बातें जो संविधान में रखी गई थी, उनको बदलना चाहती है, उस स्वरूप को बिगाड़ना चाहती है, अपने हिसाब से ही जो काम है वो काम सरकार करना चाहती है। इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से बोल रहा है बच्चों, ये 38वां बोल रहा है। 38वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया, 38वें संविधान संशोधन में भी ये बात कही गई, आपातकाल का जो मुद्दा होगा, इमरजेंसी का जो मुद्दा होगा, उस इमरजेंसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगी, न्यायिक
जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, पुनरावलोकन नहीं होगा। मतलब आपातकाल लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देख पाएगा कि आपातकाल सही है या गलत है। तो यहां पर 38वें संविधान संशोधन से ये आपको एक तरह से देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है वो कार्यपालिका कम कर रहा है। 39वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर, इन चार के चुनावों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इन चार के चुनावों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मतलब राष्ट्रपति जी के जो चुनाव हो गए, जैसे भी है, सही नतीजे जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट कोई उस पर कुछ नहीं कह सकता। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके चुनाव पे कोई सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि ये क्या मामला, बताइए। अब इससे आम जनता का क्या लिंक है कि नहीं समाज बदलाव चाहेगा? राष्ट्रपति जी के चुनाव, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर के चुनाव, इनमें क्यों जनता चाहेगी कि नहीं सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी ना करे? तो ये क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या था सर? देखो, कारण ये था बच्चों कि प्रधानमंत्री जी थी उस समय इंदिरा गांधी जी, और ये वैसे क्लास 12th में अपन पूरा पढ़ेंगे इसको। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस लगाया गया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब लोकसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव के दौरान उनकी जीत नहीं हुई है या उन्होंने सरकारी जो प्रॉपर्टी उसका इस्तेमाल करा है, तो इसलिए वो चुनाव अवैध है। तो फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है। ठीक है, और फिर इंदिरा गांधी जी को सांसद के रूप में त्यागपत्र भी देना पड़ता है कि वो सांसद नहीं है, और वो जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती है उन प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेशन लेगी, पर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ऐसा पूरा प्रोसीजर है जो मैं आपको क्लास 12 में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो उस समय फिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है, इस कारण क्या ये 39वां संविधान संशोधन लगा कर ये कहा गया कि कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। 42वां संविधान संशोधन तो आप काफी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में तो बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, काफी जो अनुच्छेद है उनको परिवर्तित करने की कोशिश करी गई, और इसी के समय 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनको जोड़ा गया। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? 51A में, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है बच्चों। जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। तो जून 1975 कितनी तारीख को? 25 जून को बच्चों। कितने? 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और ये तीनों संशोधन इसी पृष्ठभूमि के, आपातकाल के कारण ही ये तीनों संशोधन हुए थे, ऐसा कह दूंगा तो गलत नहीं हूं। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। तो ये जो संशोधन करे गए, कौन कौन सा? 38, 39 और 42, ये जो 3 संशोधन करे गए हैं, इनका मुख्य जो लक्ष्य है, मेन जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? संविधान के जो कई महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनमें बुनियादी परिवर्तन कर देना, उनमें बेसिक जो चेंज है, जो फंडामेंटल चेंज है, वो चेंज कर देना। मैंने अभी क्या पढ़ा था कि जो विपक्षी दल है वो क्या कह रहा है कि संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। जो बेसिक बातें हैं, जो मूल भावना है संविधान की, उस भावना के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है सत्तारूढ़ पार्टी। तो यहां पर भी वही बात कहेगी कि बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं। पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई है। अब पिछले 3 दशकों में मतलब आप देखिएगा 1990 के बाद का जो दौर है, उसमें जो संविधान की बुनियादी संरचना है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको लेकर के सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई है। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहां से निकला, क्या इसकी कहानी है, ये सब अभी अपन लोग पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना, संविधान की बुनियादी संरचना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है। इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। बहुत बड़ा संशोधन है बच्चों, सच में बहुत बड़ा संशोधन। 42वां संशोधन एक बहुत बड़ा संशोधन है और उसने संविधान को काफी गहरे स्तर पर प्रभावित किया। और यह भी कहा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बड़े बदलाव उसमें किए गए। एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती था। अब देखिए, 42वां संशोधन हुआ 1976 में, और केशवानंद जो मामला है वो था 1973 में। इस केशवानंद भारती मामले में ही सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर की या बुनियादी जो संरचना है संविधान की, उसकी चर्चा कर लेता है। ठीक है ना। और 1975 में आपातकाल लगाने के बाद 1976 में संशोधन करने पर सरकार उतरती है। और जब सरकार उतरती है, देखिए यहां पर जो कुछ संशोधन में आपको देखने को मिलेगा, उसमें मुख्यतः कार्यपालिका मतलब सरकार,
कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका आपको देखने को मिलेगा। और ये कहानी अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए ना तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है ना कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका, ये आपको क्लास 12 में समझ में आएगी। इस वाले जो दौर की जो कहानी अपन पढ़ रहे हैं 1974-76 वाला जो दौर है, इसके बारे में क्लास 12 में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। परंतु आप अब भी इस पूरी बात को, घटनाक्रम को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। जब हम क्लास 12 में डिस्कशन करेंगे तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि बेटा अपन ने ये बात उस चैप्टर में पढ़ी होंगी, आपको याद होगा, ठीक है। तब आपके कमेंट में आने चाहिए हाँ हाँ सर हमें याद है, हमने पढ़ी थी। तो क्लास 12 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो कुछ भी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्या तो इसी होड़ चल रही है, नहीं पावर हमारे पास में होनी चाहिए। कार्यपालिका कहता नहीं न्यायपालिका के पास इतनी पावर नहीं, न्यायपालिका कहता नहीं कार्यपालिका हमारी पावर छीन रहा है। इसके चक्कर में क्या है, काफी संशोधन देखने को मिलते हैं। और ये 1976 में जो 42वां संशोधन किया गया है, ये सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई। ये कहा गया कि जो संसद है वही सुप्रीम है, कार्यपालिका है वही सुप्रीम है, और केशवानंद मामले को भी चुनौती दी गई। यहां तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो लोकसभा की जो अवधि है, आप सभी को पता है लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं, परंतु उस 42वें संशोधन में यह कहा गया कि अब से लोकसभा की अवधि 5 वर्ष नहीं कितनी होगी, 6 वर्ष की होगी। कितने की होगी, 6 वर्ष की होगी। फिर आप पूछोगे सर आज तो वहां 5 वर्ष ही होते हैं, तो फिर वापस संशोधन हुआ था। बिल्कुल संशोधन हुआ था। कौन से संशोधन, 44वें संशोधन। तो 44वें संशोधन में कौन था सर, बताएंगे, अभी बताएंगे, चिंता मत करो, आगे बढ़ते चलो। संविधान का 42वां संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। और 42वां जो संशोधन है यह न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति का मतलब क्या है, जो रिव्यू पावर्स है, कि वो मुद्दों को रिव्यू कर सकती है कि हाँ भैया ये काम जो करा है संसद ने या कार्यपालिका ने वो सही है या गलत है, उसको रिव्यू करने का काम न्यायपालिका कर सकती है। परंतु इन शक्तियों पर भी क्या है, प्रतिबंध लगाने का काम करा है 42वें संविधान संशोधन ने। और ये संशोधन किसने करा है, संसद ने करा है। ये कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है बेटा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। क्यों, क्योंकि जो मौलिक हिस्सा है, जो बेसिक पार्ट है भारत के संविधान का, उसको पूरे एक नए सिरे से लिखा गया है। नए सिरे से मतलब एक बिल्कुल नए तरीके से, आप कह सकते हैं बिल्कुल नए तरीके से उसको लिखा गया है, इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट है भारत का। क्या आप जानते हैं कि इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना, देखो अब किस किस के में बदलाव आया था 42वें संविधान संशोधन से, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना अपन लोगों ने पूरी पढ़ी है। कहां पढ़ी है सर, चैप्टर 1 ओपन करिएगा, उसका लेक्चर नंबर 12 खोलिएगा। प्रस्तावना मैंने पूरी पढ़ाई है आप लोगों को। प्रस्तावना में एक एक जो शब्द लिखा हो, उस एक एक शब्द को बड़े ही विस्तार से और विस्तृत रूप में मैंने आप लोगों को समझाया है। और प्रस्तावना हर बच्चे को, सभी को याद होनी चाहिए, सबको याद होनी चाहिए प्रस्तावना। बचपन से हमारी किताबों के प्रथम पेज पर प्रस्तावना या उद्देशिका जिसे कहा जाता है वो आती है, परंतु कभी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। परंतु अब हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमें वो प्रस्तावना याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और उसके एक एक शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए। वो आपको मैंने उसमें लेक्चर में पढ़ा दिया है। अब आज आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन कौन से शब्द थे जो कि प्रस्तावना में जोड़े गए थे, कितने शब्द थे और कौन कौन से शब्द थे बताइएगा। 7वीं अनुसूची में काफी कुछ जोड़ा गया और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। बड़ी बात है, 53 आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। 53 आर्टिकल्स, ये बड़ी बात है। ये 42वां संविधान संशोधन था। जब ये संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे। देखिए अब 1976 में ये काम हो रहा है, 1976 में ये काम हो रहा है। और आपातकाल कब लगा, 25 जून 1975। 25 जून 1975 जैसे ही आपातकाल लगा तो जितने भी विरोधी दल के नेता थे उन सबको जेल में बंद करा दिया गया, क्योंकि आपातकाल के समय में ना तो आप कोई रैली कर सकते हैं, ना आप किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। आपके सभी जो मौलिक अधिकार होते हैं वो भी बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। आप मौलिक अधिकारों की भी डिमांड नहीं कर सकते। तो इसलिए जो कुछ जैसा चल रहा था वैसा चलने दो, कोई कुछ बोल नहीं सकता था। इसलिए सरकार ने जितने भी जो उनके विपक्ष में जा सकते हैं सरकार के, उन सबको जेल में उठा करके जेल में डाल दिया। इसीलिए जब ये संशोधन पारित हो रहा था, वो 75 से ही जेल में है और 76 में संशोधन हुआ। जब ये संशोधन पारित हो रहा था, काफी जो विरोधी दलों के जो मजबूत नेता थे वो सारे कहां पे थे, जेल में बैठे हुए थे। इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए। फिर
आपातकाल हटाया गया और 1977 में फाइनली चुनाव होते हैं और चुनाव के नतीजे बिल्कुल साफ थे। सत्ताधारी दल कांग्रेस की हार हुई और कांग्रेस यहां पर हार जाती है और कौन जीतती है? जनता पार्टी जीतती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है। नई सरकार ने इन विरोधाभासी संशोधनों पर पूर्ण विचार करना आवश्यक समझा और 38वें, 39वें तथा 42वें संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब जो भी संशोधन आपातकाल के समय में 38वें, 39वें और 42वें संविधान संशोधन के तहत जो भी बदलाव किए गए थे वो वापिस से 77 में सरकार ने आकर करके 43वें और 44वें संविधान संशोधन कर करके खत्म कर दिया। मतलब हम कह सकते हैं फिर से, देखो भाई ये समझो, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये मूल संविधान, 42वें से इसमें काफी बदलाव हो गया, काफी बदलाव कर दिया गया, 53 अनुच्छेदों के साथ छेड़छाड़ी हुई। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? वापस हम इस पर आ गए, मतलब जो पहले संविधान में था ऑलमोस्ट वापस वो यहां पर सरकार लेकर के आ जाती है। इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया। तो यहां पर फिर से संविधान में क्या है? संतुलन मेंशन हो गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का सब संतुलन है वो मेंशन हो जाता है। अब बात करते हैं संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास। भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। देखिए, अब भारतीय संविधान का जो विकास है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक या फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो मूल संरचना है, जो बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? केशवानंद भारती केस में दिया गया। तो अब आप पूछोगे कि सर ये मूल संरचना का, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का या ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाली जो बात आप अभी हमें कह रहे हो, तो क्या ये केशवानंद भारती केस से पहले संविधान में नहीं थी? या जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो क्या वहां पर भी कोई ऐसा मूल संरचना वाली बात नहीं थी? बच्चों, भारत के संविधान की में ही नहीं, पूरी दुनिया के संविधान में कहीं पर भी मूल संरचना वाली बात नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात कहीं पर भी नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती केस के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई बात दुनिया के सामने रखी कि बेसिक स्ट्रक्चर को के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो दुनिया में हमें संविधान देखने को मिले उनमें काफी जगह पे ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात, मूल संरचना वाली जो बात है, उसको अपनाया गया है। तो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल उस समय दिया गया। केशवानंद भारती केस भारत की में एक बड़ा केस हमें देखने को मिलता है। 13 जजेस की बेंच यहां पर बैठती है। ठीक है, केशवानंद भारती केस एक बहुत बड़ा विस्तार में पढ़ने वाला विषय है, उस पर भी कभी हम अलग से एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे। इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। तो ये जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। तो कब दिया? केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में यह सिद्धांत रखा गया कोर्ट के द्वारा। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया। कौन कौन से सहयोग दिए आइए जानते हैं। पहला, इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई। तो यहां पर देखो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की जो शक्तियां है, जो पावर है, उस पर सीमा लगा दी, लिमिट लगा दी। बोला गया अब हर कुछ तुम संशोधित नहीं कर सकते, तो कुछ भी संशोधन नहीं कर दोगे, संशोधन पे अब लिमिट है, बस ये चीजें संशोधित करो, इन चीजों को बिल्कुल ही नहीं छेड़ना। और जो इनको नहीं छेड़ना वो है मूल संरचना है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर, उसको नहीं छेड़ना। यह संविधान के किसी या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन निर्धारित सीमाओं के अंदर की अनुमति देता है। तो संविधान क्या तो किसी भाग में, कोई भाग में या सभी भागों में अगर आपको संशोधन करना है तो कैसे करना होगा? निर्धारित सीमा के अंदर अंदर करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ही बदल दो, आप मौलिक अधिकारिकल को खत्म कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो बेसिक बातें हैं, आप रूल ऑफ लॉ ही खत्म कर दो, कानून का राज चल रहा हो, कानून का राज खत्म कर दो, आप जुडिशरी की, न्यायपालिका की आजादी छीन लो। ऐसे जो बेसिक बातें हैं, उन बेसिक बातों को आप चेंज नहीं कर सकते। जिसमें भी बदलाव करना है आपको निर्धारित सीमा तक, एक लिमिट तक ही आप उसमें बदलाव चेंज कर सकते हैं। संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। केशवानंद भारती
मामले में ये बात स्पष्ट हो गई। देखिए, अब संविधान की मूल संरचना या उसका कोई बुनियादी तत्व, भारत के संविधान का कोई भी बुनियादी तत्व, कोई भी बेसिक बात हो या कोई भी मूल संरचना वाली बात हो, उसका अगर उल्लंघन होता है, मतलब कोई भी संशोधन ऐसा हो जो भारत के संविधान की मूल संरचना को बदलता है और अगर उसका उल्लंघन होता है, तो ऐसे संशोधन में जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला किसका होगा? न्यायपालिका का फैसला होगा। किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। और ये बात कौन से केस में कही गई? केशवानंद भारती केस में कही गई। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में 1973 में निर्णय दिया था। कब दिया? 1973 में निर्णय दिया। बाद के 4 दशकों में संविधान की सभी व्याख्या इसको ध्यान में रख करके की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया, कब दिया? 1973 में दिया केशवानंद भारती का। और इसके आने के बाद के जो 4 दशक है, 4 दशक का मतलब है हो गए 40 साल। आगे के 40 साल, 1973 से आगे के 40 साल अगर आप देखेंगे तो जितने भी व्याख्याएं सुप्रीम कोर्ट ने करी है, उन सबको केशवानंद भारती केस की बातों को ध्यान में रख करके करा गया। जो भी केस आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें उन्होंने देखा कि क्या ये संशोधन हुआ है वो मूल संरचनाओं को तो ठेस नहीं पहुंचाता, ये कहीं मूल संरचनाओं का तो उल्लंघन नहीं है। जो डिसीजन हम लोगों ने केशवानंद भारती मामले में दिए थे, क्या उन मामलों पे खड़ा है या नहीं है? तो ये सारी बातों को ध्यान में रख करके ही फिर फैसले सुनाए गए। संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो मैंने आपको यह बात कही कि भारत के संविधान में नहीं, पूरी दुनिया के संविधान में कहीं पर भी मूल संरचना की बात नहीं करी गई है। तो संविधान में इस अवधारणा का, इस कॉन्सेप्ट का कोई उल्लेख, कोई जिक्र नहीं मिलता। ये एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। ये कैसा विचार है? एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्या, ठीक है, न्यायिक मतलब जुडिशियल, और व्याख्या का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आप सभी को पता है कि भारत के संविधान का जो इंटरप्रेटर है, जो व्याख्या करने वाला है, वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर रहा था, तो जब जुडिशियल व्याख्या हो रही थी, केस सोल्व हो रहे थे और केस के समय में नई नई बात निकलते आती गई, तो उन व्याख्याओं से, उन इंटरप्रिटेशन से ये जो सिद्धांत है इसने जन्म लिया है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये संसद ने कहीं जोड़ा नहीं है, ये सीधा का कहां से आया है? न्यायिक प्रक्रिया से आया है। जो न्यायिक व्याख्याएं हुई हैं, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ है, उनमें यह बात है कि मूल जो सिद्धांत, जो मूल संरचना है, उसको छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। विगत 3 दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली है। और पिछले अगर 3 दशकों में अगर आप देखें, पिछले 30 सालों की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो बुनियादी संरचना का सिद्धांत है, इसको व्यापक स्वीकृति मिली है, इसको एक्सेप्ट किया गया है। इस तरह देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के कारण भी क्या है? संविधान में संशोधन देखने को मिले। सभी जीवंत संविधान बहस, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजरकर ही विकसित होते हैं। ठीक है, देखिए, विकास बहुत जरूरी है। और विकास कैसे होता है? जैसे संविधान अब 1950 में लागू हो चुका था, उस समय की स्थितियों को और भविष्य के समय की कुछ स्थितियों को ध्यान में रख करके संविधान बना दिया गया। और यह भी कहा गया कि अगर समय के साथ आवश्यकता होती है तो आप उसमें संशोधन भी कर लीजिएगा। परंतु उसके साथ साथ देखिए, समय समय पे कुछ डिबेट्स हुई, कुछ बहस हुई, कुछ तर्क वितर्क हुए कि हाँ भाई, ये बात जो संविधान में ये सही है, इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। तर्क वितर्क चलते गए, प्रतिस्पर्धा होती रही, व्यवहारिक जो राजनीति है, जो राजनीतिकल पॉलिटिकल हमें देखने को मिलता है पॉलिटिकल लेवल पे, इन सब से क्या हुआ है? संविधान का विकास हुआ है। ठीक है, जो और कुछ ऐड करना था वो कुछ और कुछ ऐड हुआ है, जो कुछ हटानी थी समाज के समय के जरूरत के साथ, वो हटाई गई। जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मूल संरचना ही आप देख सकते हैं। 1973 के बाद न्यायालय ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। तो 1973 के बाद जितने भी मामले हैं, उनमें बुनियादी संरचना के तत्वों को, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसको निर्धारित करने का प्रयास यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने किया है। एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन और मजबूत ही हुआ है। तो अब यहां से क्या है कि जो बुनियादी संरचना से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का और भी संतुलन बना। कैसे? कि जो मूल संरचना है आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, मतलब कठोरता है, वहां क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट कठोर हो गया। और जो बाकी मूल संरचना नहीं है, वहां थोड़ा सा लचीलापन हो गया। तो यहां पर कठोरता और लचीलापन और भी मजबूत हुआ है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखना, तो ये कौन से? मूल संरचना वाले, इनमें आप संशोधन मत करना। और उसके कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाना, और कुछ हिस्सों में आप संशोधन कर सकते हो, तो वो लचीलापन हो गया।
तो कठोरता और लचीलेपन का संतुलन निश्चय ही पुष्ट हुआ यहाँ पे। तो मतलब कठोरता भी देखने को मिली इससे मूल संरचना से और लचीलापन भी देखने को मिला, तो ये और मजबूत और भी पुष्ट हुआ है। अब देखिए और कुछ ऐसे मामले जहां पर हमें देखने को मिलता है न्यायपालिका का रोल। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करना। देखिए नौकरियों तथा शैक्षणिक, आप सभी को पता है जो आरक्षण की व्यवस्था है, रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है, वो 3 जगह देखने को मिलती है। एक राजनीति में, राजनीति में कहां पर है, लोकसभा में है और विधानसभा में है, और फिर बाद में 73वें 74वें संविधान संशोधन में पंचायती राज में तो है ही, ठीक है। उसके अलावा शैक्षिक संस्थाओं में, ठीक है, शैक्षिक संस्थाओं का मतलब हो गया जैसे कॉलेज हो गई, ये सब में, और नौकरियों में, इनमें रिजर्वेशन है। इनमें सीमा तय करने की, आरक्षण की सीमा तय करना कि भैया आरक्षण की जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। तो इस आरक्षण की लिमिट पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आरक्षित सीटों की संख्या सीटों की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जिन भी कम्युनिटीज को सरकार को रिजर्वेशन देना है बिल्कुल दे, उनके विकास के लिए, उनका जो प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाने के लिए अगर सरकार रिजर्वेशन देना चाहती है, कोई दो राय नहीं है, कोई गलत बात नहीं, परंतु वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एससी, एसटी और ओबीसी को जो रिजर्वेशन है वो कितना है, 49.50% है। कितना है, 49.50% है। हाँ, ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो 10% अलग से है। अगर इसको भी हम मिला लेते हैं ईडब्ल्यूएस वाले को तो 59.5% हो जाता है, परंतु यहां तक तो 49.5% है, आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो नहीं हुआ। पर ईडब्ल्यूएस के तहत अगर देखें तो आधे से ज्यादा चला जाता है, 59.5 चला जाता है। ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है ना, जो गरीब हैं उन लोगों को रिजर्वेशन की सुविधा दी गई। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और यह फैसला दिया कि इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। अब देखिए, आप सभी ने क्लास 9th में संस्थाओं का कामकाज एक चैप्टर है और उसके फर्स्ट चैप्टर पे, उस फर्स्ट पेज पर ही जो एक आपको कहानी सुना रखी है वो कहानी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की है। आपने मंडल कमीशन, मंडल आयोग के बारे में सुना होगा। मंडल आयोग के तहत देखिए, जब देश में संविधान लागू हुआ उस समय सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था करी गई थी। परंतु समय के साथ ये डिमांड हुई कि ओबीसी जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए भी आरक्षण की मांग होनी चाहिए। मंडल आयोग ने पूरी मांग को माना, मंडल आयोग बनाया गया था और उसने इस बात को स्वीकार करा कि ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। राजनीति में ये मामला फंसता गया और पर फाइनली 90s के दौर में आकर करके इस बात को तय कर दिया गया कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। परंतु जब ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात हुई कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाएगा नौकरियों में और शैक्षिक संस्थाओं में, राजनीति में नहीं, नौकरी में और शैक्षिक संस्थाओं में 27% आरक्षण दिया जाएगा, तो परंतु जिन समुदायों को आरक्षण नहीं मिल रहा था एससी एसटी ओबीसी के अलावा, उन्होंने इसका जमकर कर विरोध करा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी कि यह गलत बात है कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 92 में आकर के एक फैसला दिया, 92-93 में आकर के एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग की जितनी भी जातियां हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, परंतु एक डिफरेंस रहेगा क्रीमी लेयर का। ये क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का मतलब है कि भाई आप एक इनकम फिक्स कर दो कि जिस परिवार की इनकम, जैसे अभी 8 लाख है ओबीसी में, जो भी 8 लाख से ज्यादा जिनके माता पिता है जो भी कमा रहे हैं उस परिवार को रिजर्वेशन ना मिले और जो बाकी जो उस समुदाय में जो दूसरे लोग हो उनको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं लगती, ओबीसी में क्रीमी लेयर का एक नया फॉर्मूला देकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इतिहास रचा कि ओबीसी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनमें क्रीमी लेयर लगा दी जाए और जो उस क्रीमी लेयर से ऊपर हो उनको रिजर्वेशन ना मिले और जो क्रीमी लेयर से नीचे है उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए। इसी तरह न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंधों में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन किए हैं। तो आप देख सकते हैं न्यायपालिका ने शिक्षा में, जीवन, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक जो समूहों की संस्था है, इन सब में अनौपचारिक रूप से संशोधन किए हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय के आदेशों की भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नोट डाल के भी देख सकते हैं कि इन उदाहरणों से हमें ये भी पता चलता है कि संविधान के विकास में न्यायपालिका का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और न्यायपालिका वाला टॉपिक हम और भी अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और
ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आप सभी को पता है लर्न एंड शेयर आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस चैनल को प्लीज प्लीज विद्यार्थियों ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, कब क्या होने वाला है क्या नहीं, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। अब भी डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें, लिंक पे जाए और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और भी आपके मन में कोई बात हो, वो मन की बात भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर हम सोचेंगे, विचार करेंगे और आपके लिए वो चीज लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।